नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा फिजिक्स लेक्चरर ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने 11th क्लास फिजिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में मैथमेटिक्स फॉर्मूलों की बात की थी जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। तो कल की क्लास में मैथमेटिकल फॉर्मूलों में जो एल्जेब्रा था, एल्जेब्रा में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण के बारे में बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है और इनका क्या यूजेज है। उसके मैं एग्जाम्पल करवा रहा था, तो एक मैंने एग्जाम्पल करवाया था लास्ट वीडियो में और उसमें बताया था कि जब डिस्क्रिप्शंस मतलब डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x1 का मान x2 के बराबर नहीं होगा, x1 की वैल्यू अलग होगी और x2 की वैल्यू अलग होगी। मैंने यही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है, इक्वेशन एक होती है, समीकरण एक होती है, लेकिन इसकी दो वैल्यूज आती हैं, नॉन वैल्यूज दो आती हैं, जिसमें x1 का मान अलग और x2 का मान अलग, जैसा कि हमने देखा था अगर x नॉन वैल्यू है। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण में, वो एग्जांपल है जिसमें डेल का मान अगर 0 आता है तो किस तरीके से x1 इक्वल्स टू x2 होगा, तो ये चीज हम देखते हैं। तो एग्जांपल हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कल मैंने एग्जांपल करवाया था जिसमें x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 था, लेकिन अभी हमारा एग्जांपल है इसमें x1 जो है x2 के इक्वल होगा, देख रहे हैं। तो इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जो कि द्विघात समीकरण है। इसकी कंडीशंस क्या होती थी कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जो कि है, क्योंकि यहाँ पर a का जो मान है वो 4 है जैसा कि हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर a का मान है 4, b का जो मान है वो है -4 और जो c का मान है वो है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल का मान ज्ञात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या ये इक्वल है 0 के या नहीं है, तो हम देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर का मतलब ये है -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a का मान जो है वो है हमारे पास 4 और जो c का मान है वो हमारे पास 1। तो कितना हो गया, -4 का जो होल स्क्वायर होगा वो 16 माइनस 16 मतलब 0। तो मतलब डेल का मान यहाँ पर क्या आया है, 0 है। तो कल मैंने कंडीशन बताई थी कि डेल का मान 0 है तो मतलब x1 और x2 की जो वैल्यू होंगी वो सेम होगी। और यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो ये बताती है एक इक्वेशंस इज इक्वल्स टू मतलब एक अननोन वैल्यू, और यहाँ पर अगर डेल इक्वल्स टू 0 होता है तो एक समीकरण केवल एक ही अननोन वैल्यू का मेजरमेंट करवाती है, एक इक्वेशंस एक ही अननोन वैल्यू रखेगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हम x1 और x2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं x1, मैंने फॉर्मूला बताया था जिसे धराचार्य नियम भी बोलते हैं, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है -b तो हमारे पास माइनस था तो +4 आ गया, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात करें तो 16 आ गया, माइनस यहाँ पर भी कितना आ गया था, 16 आ गया था, और यहाँ पर 2 और a की वैल्यू है 4। मतलब वैल्यू जो हो गई वो कितनी होगी, तो 0 हो गया, 4 बटे में 8 मतलब 1/2। तो x1 की वैल्यू यहाँ 1/2 आती। इसी तरीके से अगर x2 की बात करें तो -b, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और यहाँ पर क्या होगा, x2 की जो वैल्यू होगी वही सेम 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि 16 ये भी 16 आएगा, 16 माइनस 16 अपॉन में 2 इंटू में 4, ये भी वैल्यू क्या होगी 1/2। तो यहाँ हम देखते हैं x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर उसमें कंडीशंस रहती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तब x1 बराबर में x2 होगा। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कल एल्जेब्रा में, जो हमारे फिजिक्स में मैथमेटिक फॉर्म में जो काम आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है। तो
इसकी सहायता से हम इस तरीके के वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था एक इक्वेशन मतलब एक अननोन वैल्यू, लेकिन जब एक इक्वेशन दो अननोन वैल्यू रखती है, फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन होती है। इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गेंद को जब फेंका जाता है तो एक निश्चित हाइट h पर दो समय में वो ऊपर जाती है और नीचे आती है, मतलब एक ही हाइट पर वो दो अलग अलग समय पे आती है। तो t का मान अगर हमें मेजर करना है तो वहां पर एक समीकरण दो अननोन वैल्यू रखती है और दो अननोन वैल्यू को इसकी सहायता से निकाला जा सकता है। तो मेरी वीडियो क्लासेस में ये रहेगा कि जहां पर भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में क्लास 11th में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें ये बताऊंगा किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, खाली फॉर्मूला याद नहीं करना, उस फॉर्मूले का यूजेज भी देखना है हमें। चलो अब बात करते हैं आगे। अगला जो मैंने अलजेब्रा में बताया था वो है बाइनोमियल थ्योरम। इसको तुमने नोट कर लिया होगा। एक चीज जरूर बता देता हूँ, 11th क्लास में आरबीएससी बोर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें केवल मैथमेटिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, उसके एग्जांपल दे रखे हैं। लेकिन यहाँ जो मेरी क्लास रहेगी वो एडवांस क्लास रहेगी और उसमें ये बताएंगे फॉर्मूले तो हैं लेकिन फॉर्मूले के यूजेज क्या हैं और फिर उसके एग्जाम्पल चलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी होंगी क्योंकि अभी हम बेसिक पे ही बात करेंगे। अभी मैंने बेसिक क्लास की बात की थी, व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द फिजिक्स, इसके बाद में मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करूंगा, उसके बाद भी काफ़ी बेसिक चलेगा। जब हमारे बेसिक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो फिजिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा तुमने, एक बार नोट कर लो। चलो इसके बाद अलजेब्रा का जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, इस अलजेब्रा में जो हमारे फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, ठीक है, और काफ़ी जो स्टूडेंट है इसे रटते हैं या फिर पूछते हैं सर कहाँ से आया, कैसा है, क्योंकि 10वीं क्लास तक इस चीज़ को पढ़ा नहीं गया है। मैथमेटिक्स में जरूर आता है ये, लेकिन यहाँ हम बताएंगे इसके यूजेज भी क्या है और इसके विद एग्जाम्पल हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो अलजेब्रा जो कि फिजिक्स में काफ़ी काम आता है, एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो फिजिक्स से रिलेटेड है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसे द्विपद कहते हैं। द्विपद, ठीक है, द्विपद सूत्र कहते हैं, समीकरण कह सकते हैं, द्विपद का सूत्र। ठीक है, या द्विपद इक्वेशन से समीकरणों के रूप में भी हम बात कर सकते हैं। चलो बाइनोमियल की बात करते हैं, ध्यान देना, इसको हिंदी में द्विपद कहते हैं। अब बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल, यदि ऐसा हो हमारे पास दो अलग अलग टर्म हो, जैसे x प्लस वाई, या फिर हम कहें a प्लस बी, या फिर हम बात करें 2x माइनस 3y, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या कहती है, अगर दो अलग अलग टर्म हो और उनकी घात एक एक हो, दो अलग अलग टर्म हो और जिनकी पावर एक हो, जैसे इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, और दोनों की जो पावर है वो कुछ भी हो, जैसे इसमें तो मान लेते हैं एक ही है इसकी पावर, हम यहाँ पर मान के चलते हैं a प्लस बी की क्यूब, यहाँ पर हम मान के चलते हैं 3/2। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी समीकरण है जिसमें दो अलग अलग टर्म हो और जिनकी घात केवल एक हो, अलग अलग टर्मों की जो घात एक है और दोनों के ऊपर की जो कुल जो टोटल पावर है वो कुछ भी हो, तो यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ पर a की पावर 1, b की पावर 1 और यहाँ पर 2x की पावर 1, 3y की पावर 1, लेकिन यहाँ पर जो घात होगी वो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस की कंडीशंस क्या है, जो पावर है ऑफ ईच टर्म शुड बी 1, एक होनी चाहिए, मतलब दोनों टर्मों की पावर जो है 1 होनी चाहिए और उन दोनों की जो कुल जो टोटल घात है, ठीक है ना, वो चाहे कुछ भी हो, तो इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में सोल्व करते हैं।
अब जैसे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पी स्क्वायर या फिर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 3/2, क्या इसे बाइनोमियल कहेंगे? हाँ, इसे भी बाइनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कब? जब हम पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को p मान लें और वाई स्क्वायर को q मान लें, तो भी इसे सोल्व किया जा सकता है, इसे सोल्व किया जा सकता है। तो वही कि p की पावर 1 और q की पावर 1, क्योंकि p इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जो q है वो हमने माना है, तो इसे भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में सोल्व किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में हम किस चीज को सोल्व करते हैं। तो जब दो अलग अलग टर्म हो जिनकी खुद की जो पावर 1 हो और जो टोटल पावर हो चाहे कुछ भी हो, तो हम उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में सोल्व करते हैं। अब बात आती है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्यों किया जाता है, हाउ इज द यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो देखो बात करते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशंस, मतलब जब लगभग मान कुछ ऐसी टर्म हो, जैसा मैंने बताया है, अगर ऐसी टर्मों को अगर हम डायरेक्ट सोल्व करें तो बहुत क्रिटिकल होता है सोल्व करना, और फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें क्रिटिकलिटी को हटाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें क्रिटिकलिटी को हटाना पड़ता है, मतलब कि अगर कोई डिफिकल्ट मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिक्स में अगर हम किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, हम बहुत इजीली सोल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने इसका यूज किया है। और इसका मतलब होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशंस, मतलब लगभग मान प्राप्त करना, और जो लगभग मान प्राप्त होता है वो लगभग सही मान होता है, लगभग सही। बहुत कम डिफरेंस होता है सही मान में और इस तरीके से सोल्व करने में, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट मान आएगा जो कि बहुत कठिनाई से आएगा, ठीक है। इसलिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन का वहाँ यूज करता है। लेकिन जो बाइनोमियल था उसने कहा था कि मेरी एक थ्योरम है, तुम उसे यूज करो, और बहुत हार्ड जो इक्वेशंस हैं अगर तुम उसे उसके अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद बहुत ज़्यादा गलती के चांस हो। तो उसने अपनी एक थ्योरम दी और थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, जिससे बहुत इजीली इस तरीके की समीकरणों को सोल्व किया जा सकता है। चलो हम देखते हैं उस प्रमेय में क्या था, ये तुमने नोट कर लिया होगा। तो वो जो थ्योरम थी, वो प्रमेय थी, वो क्या है? वो जो प्रमेय है, मान के चलते हैं हमारे पास x प्लस वाई, x प्लस वाई है और इसकी पावर जो है वो है n। तो थ्योरम क्या है? प्रमेय क्या है इसकी? इसको कैसे सोल्व किया, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो x प्लस वाई की पावर n है। अगर तुम इसे सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले इसे हम एक्सपेंड करें तो x की पावर n x n माइनस 1 इंटू में y। आगे अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो n इंटू में n माइनस 1 x n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और इसकी जो y की पावर 1 थी y की पावर स्क्वायर, और आगे से आगे ये चलती रहती है। लेकिन क्या होता है, पहला और जो दूसरा जो पद है, इसके बाद का जो पद या स्टेप आता है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। इतनी छोटी वैल्यू होती है कि इक्वल्स टू जीरो तो नहीं होती, अप्रॉक्स इक्वल्स टू जीरो होती है। मतलब इसका मान जीरो नहीं होता, लेकिन लगभग जीरो के लगभग होता है। तो अगर हम पहली और दूसरी अगर यही स्टेप रख लें तो हमारा जो आंसर आएगा ऐसी समीकरणों का, उसका मान लगभग सही आएगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू बहुत छोटी होती रहती है। इसलिए जो फर्स्ट सेकंड के बाद की जो टर्म है इन्हें हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम फिजिक्स में इसको इस तरीके से यूज करते हैं n x n माइनस 1 y। अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर x की पावर n जो है 1 प्लस, क्योंकि हमने x की पावर n कॉमन ले लिया था तो यहाँ n और यहाँ आ जाएगा y अपॉन में x। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई की पावर को n को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो ये चीज़ है। तो इसमें कंडीशंस क्या है, इसमें एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर y अपॉन जो x है वो अप्रोक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आगे जो आने वाली टर्म है y स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर और ये टर्म है, क्योंकि इसका मान लगभग 0 होता है तो जो आगे वाले जो पद हैं उनका मान लगभग 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए हम पहला और दूसरा स्टेप लेते हैं और इसी से इस तरीके के इक्वेशंस का आसानी से आंसर निकल सकता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक ही यूज है, इस तरीके की इक्वेशंस हो जो काफ़ी क्रिटिकल होती है तो अप्रोक्सीमेशंस मतलब उसका बहुत आसानी से आंसर को निकाला जाए, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। तो देखो इसे, इसके बाद अगर हम ऐसा करें, ज्यादातर तो 11th क्लास में जो यूज है वो ऐसा है 1 प्लस एक्स की पावर n, क्योंकि जब हम ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसके अलावा 2 से 3 चैप्टर और हैं जिसमें ये जो एक्सप्रेशन काफी यूज में आता है। तो देखो 1 प्लस एक्स की पावर n मैंने बताया था, इसमें क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, और जो आगे की टर्म है क्योंकि उनका जो पावर बढ़ती रहेगी जिसलिए उनका मान क्या होता रहेगा, 0 की ओर अग्रसर होता रहेगा, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं इसलिए। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू क्या है, 0 है, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सोल्व करना चाहते हैं, तो देखो किस तरीके से जो उसकी क्रिटिकलिटी है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सोल्व कर। तो देखो इसे, हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 + 4x = 7y3। अगर इसे तुम सीधे सोल्व करो तो देखो काफ़ी कठिन है इसे सोल्व करना, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और जो पावर को सोल्व करना इजी नहीं है, इसलिए हम इसको इसके थ्रू सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस n, इसे अब देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करें तो कुछ इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 + nx 3 7y3, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x की पावर 1 क्या होता है 1 + nx। ठीक है, तो 1 + nx हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 4/3 × 7y3 × x, और ये हो जाएगा 3 7y3 1 + 28/9 × x। सोल्व करो इसे। चलो अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पर, जो मैंने सेकंड नंबर बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की, बात करेंगे चतुर्थांशों की। तो इसमें भी एक रूल लगता है, उस रूल की बारे में बात करेंगे। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का यूजेस समझेंगे, इसको ट्राइंगल मतलब त्रिकोण से सोल्व करेंगे, सभी की वैल्यू देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूलों का क्या यूज है और किस तरीके से ये फिजिक्स में काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ये चीज़ें समझनी है, अच्छे से याद करनी है। ये चीज़ें टफ नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आएंगे तो उस टाइम बहुत टफ लगती है, इसलिए पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके और से भी एग्जाम्पल अपने सोल्व करेंगे अगर तुम डाउट पूछते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।